नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड के नाम से जाना जाएगा। इस फंड की बेसिकली थीम आत्मनिर्भर भारत के ऊपर निर्भर है। इस एनएफओ के अंदर आप 26 अप्रैल से लेकर 10 मई 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इस फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। इस फंड का मेजर फोकस मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनियों के अंदर ही रहने वाला है। जब भी किसी भी देश की इकोनॉमी ग्रोथ करती है तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल उस देश की मैन्युफैक्चरिंग का रहता है। अगर हम इसे इस स्लैब के अंदर देखें तो जो फेस अलग अलग देशों का रहा था जब उनकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी तो उसके अंदर क्या रोल रहा था, तो इस केस में अगर हम थाईलैंड को देखते हैं तो 1985 से 81 1991 के बीच में वहाँ की जो एवरेज रियल जीडीपी रही थी वह 9.3% की थी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का रोल जो रहा था वह 21% से लेकर 28% का रहा था। वहीं चाइना की बात करें तो 1990 से 2005 के बीच में वहाँ की जो जीडीपी रही थी वह 9.8% की रही थी। वहीं मैन्युफैक्चरिंग का अगर रोल देखें तो उसमें 9% से 32% का रहा था। वहीं इंडोनेशिया की बात करें तो 1983 से 1996 के बीच में वहाँ की जीडीपी 6.3% की रही थी और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर इसका रोल देखें तो 13% से लेकर 24% का रहा था। वहीं वियतनाम की बात करें तो 2010 से लेकर 2022 के बीच में वहाँ की जो जीडीपी रही थी वह 6.1% की थी। वहीं इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का रोल देखते हैं तो 19% से लेकर 25% का रहा था। वहीं बात करें इंडिया की तो 2023 से लेकर 2030 के बीच में ऑन एन एवरेज 15% से ऊपर का ही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ग्रोथ होने के चांस है। बात करें मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में तो भारत के अंदर इसके अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है। अगर हम इसके पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो जहां 2013 में 4% का शेयर था स्मार्टफोन के अंदर, यही 2023 में 12% तक हो गया है। वहीं अगर एसी की बात करें तो जहां पर 5% का मार्केट शेयर था 13 के अंदर, वही 2023 के अंदर 12% का हो गया। वॉशिंग मशीन की बात करें तो 13 के अंदर 2% शेयर था जो कि 2023 में आते आते 5% हो गया। वहीं रेफ्रिजरेटर की बात करें तो 2013 के अंदर इसका मार्केट शेयर 2% था जो कि 2023 में आते आते 5% हो गया। और कार की बात करें तो यहाँ पर 2013 में 7% का मार्केट शेयर था और 2023 में आते आते यह 11% तक का हो चुका है। जहाँ पर पहले दुनिया में चाइना का ही एकाधिकार था मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, वहीं अब उसकी गलत नीतियों की वजह से ज़्यादातर कंपनियां वहाँ से चाइना छोड़कर उसका ऑल्टरनेट ढूंढ रही हैं। और इस स्कोप के अंदर सबसे जो उम्दा चुनिंदा अगर कोई देश खरा उतरता है तो वह भारत है। भारत के अंदर आज हर क्षेत्र के अंदर मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ हुई है और काम करने के लिए अच्छा माहौल बनाया गया है, चाहे वह पोर्ट के लेवल पे हो, रेलवेज़ के लेवल पर हो, रोड्स में हो या ग्रीन एनर्जी के अंदर हो। आज दुनिया और पूरे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के अंदर शिफ्ट होने जा रही हैं, जिसका सबसे बड़ा दो मेजर अगर हम कंपनियों के नाम लें तो इसके अंदर सबसे पहला एप्पल है। आज दुनिया के ज़्यादातर फ़ोन जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं उसके ज़्यादातर परसेंटेज अगर देखें तो इंडिया के अंदर ही हो रही हैं, जो पहले चाइना के अंदर होती थी। और दूसरे नाम की बात करें तो बहुत ही जल्द पूरी उम्मीद है कि टेस्ला कंपनी भी भारत के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप स्टार्ट कर देगी, जिससे ना केवल भारत के अंदर बहुत ही मोटा इन्वेस्टमेंट आएगा, साथ ही साथ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगी और जिस वजह से इस सेक्टर के अंदर बहुत ही बड़ा निवेश आने के चांसेस हैं और ग्रोथ की भी बहुत बड़ी संभावना है। साथ ही साथ इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी और आने वाले में अलग अलग चीज़ों के अंदर डिमांड में भी ग्रोथ आएगी, क्योंकि जब ज़्यादा लोग कमाई करेंगे, ज़्यादा बंदों के पास रोज़गार होगा तो वह ज़्यादा नई चीज़ों की डिमांड भी करेंगे। हम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का अगर रिटर्न कंपैरिजन करें तो पिछले एक साल के अंदर 55% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 3 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 5 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 10 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है और 15 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। वहीं ऑन एन एवरेज रिटर्न देखते हैं तो 15% से ज़्यादा का रिटर्न
रिटर्न रहा है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन निफ्टी 500 से करते हैं तो इसने पिछले एक साल में 40% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 19% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 सालों में 17% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 10 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 15 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। ऑन एन एवरेज अगर रिटर्न देखते हैं तो उसने 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी 50 से अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो निफ्टी 50 का ये पिछले एक साल का 30% से ज़्यादा रिटर्न रहा है, 3 सालों का 16% से ज़्यादा रिटर्न रहा है, 5 सालों का 15% से ज़्यादा रिटर्न रहा है, 10 सालों का 14% से ज़्यादा रिटर्न रहा है और 15 सालों का 15% से ज़्यादा रिटर्न रहा है। वहीं ऑन एन एवरेज अगर रिटर्न देखते हैं तो उसका 14% से ज़्यादा रिटर्न रहा है। बात करें एसेट एलोकेशन की तो उसके अंदर इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर 80 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं इक्विटी रिलेटेड अदर कंपनियों के अंदर 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यूनिट्स ऑफ रेट्स के अंदर 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। डेब्ट सिक्योरिटी और मनी मार्केट के अंदर 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है और यूनिट्स और म्यूचुअल फंड के अंदर 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं बात करें स्कीम डिटेल के बारे में तो यह फंड HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड की बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का रहने वाला है। बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर राकेश सितारिया हैं। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही ऑप्शन के थ्रू आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं इस फंड के अंदर निवेश के लिए आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, SIP और लमसम दोनों ही केस के अंदर। बात करें इसके अंदर एंट्री और एग्जिट लोड की, एंट्री लोड इसके अंदर नील है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने अमाउंट को 1 महीने से पहले बेचते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा और यदि 1 महीने के बाद बेचते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें टैक्सेशन की तो क्योंकि यह इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो यदि आपको 1 साल के बाद जो भी प्रॉफिट होता है अगर आप उसे सेल आउट करते हैं तो 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट के ऊपर तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 1 लाख रुपए से ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि यह एक सेक्टोरल फंड है। तो यदि आप नए निवेशक हैं तो इस फंड से दूरी ही बना के चलें। वहीं अगर आप काफ़ी लंबे समय से निवेश कर रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, बट निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर ले लें। दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।